हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे स्टडी स्टाइल चैनल में। दोस्तों, हम आज जो अगला चैप्टर है आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसका आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। पहला कह रहा है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। ये डीएनए का खंड है। ये प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट करता है। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन सौ दो नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है। किसके द्वारा? शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और माता पिता के आहार संबंधित आदतों। डिंब में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। तो जो व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है वो शुक्राणु और मौजूद गुणसूत्रों के क्या होता है, के द्वारा निर्धारित होता है। अगला देखेंगे 303 नंबर का क्वेश्चन। बोल क्या रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र एक एकल जीव को प्रजनन किया गया और मामूली विभिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? डीएनए की प्रतिरूपण त्रुटियां, आरएनए के निर्माण में त्रुटियां, प्रोटीन के निर्माण में त्रुटियां, जीन के अक्रियाशील होने करके। तो जो ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 304 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल के सफलता के मुख्य कारण क्या था? उन्होंने अपने संकरण में एक बार केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। उन्होंने ऐसे जनकों को चुना है जो एक समान थे। उन्होंने मटर के पौधे को चयन किया था। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यक्ति जीवों की गणना की। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उन्होंने अपने संस्करण में एक बार केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। अगला 305 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि डैश 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 लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है जर्म कोशिका, ऑटोसोम, एलोसोम्स, प्लीयोट्रोपिक जीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एलोसोम्स मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी होती है जो एक समान ऑटोसोम के रूप में आकार या व्यवहार में होती है। मनुष्य 46 गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। ठीक, इनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम कहा जाता है, जबकि 23वां जोड़ी एक्स वाई जिसे एलोसोम्स कहा जाता है। ये जोड़ा मनुष्य के लिए लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक, अगला देखेंगे 306 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मेडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को निम्नलिखित किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? मटर के पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, पत्तों की आकृति, फूलों का रंग। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पत्तों की आकृति पर इन्होंने अपना विशेषता उपयोग नहीं किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। प्रत्येक हार्मोन्स के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है। प्रत्येक हार्मोन्स के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए क्या विशिष्ट जीन होता है। ठीक, जीन ही में क्या पाया जाता है, डीएनए जीन पाया जाता है। अगला देखेंगे 308 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। युग्मक निर्माण के समय दो विकल्पीय एक साथ आते हैं। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का पहचान करें। आरंभ में पौधों पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन, केवल स्वनिषेचन किया गया था। आरंभ में पौधों का स्वनिषेचन किया गया था, उसके बाद पर निषेचन किया गया था, केवल पर निषेचन किया गया था। तो जिसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन 310 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्मक से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और यह मातृ या पितृ
मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वो जातियां के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति गुणसूत्र समान संख्याओं को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश डैश में वर्णित किया गया है। मेंडल के प्रयोगों के परिमाण, जातियों के उत्परिवर्तन, जीवों की जाति उद्भवन, गुणसूत्रों की संख्या में विभिन्नता है। तो जो ये ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, मेंडल के प्रयोगों का परिणाम। अगला देखेंगे 311 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का प्रयोग किया था? उद्यान मटर का, गुलाब के पौधों का, लिली का, मिर्च का। तो जो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या है, राइट आंसर है। अगला देखेंगे 312 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संकर डैश डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताएं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। 4, 2, 6, 8। तो जो इसका क्या होगा, बी या राइट आंसर होगा, 2 होता है। अगला देखेंगे 313 नंबर का क्वेश्चन। 313 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कण संतान संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है? केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृ डीएनए, प्रोटीन, पैतृक और मातृक डीएनए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पैतृक और मातृक डीएनए। अगला देखेंगे 314 नंबर का क्वेश्चन। बोला कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले प्रभावी लक्षण हैं? झुर्री और छोटे और बैंगनी, गोल छोटे और सफ़ेद, बैंगनी छोटे और गोल, झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 315 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि मेडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे टीटी के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? 3:1, 1:1, 2:1, 1:3। तो जो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़ा इसका विश्लेषण व्याख्यान देखते हैं। कह रहा है कि मेंडल के संस्करण में शुद्ध लंबे पौधे टीटी एक बौने पौधे टीटी के साथ संकरण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 3:1 पाया गया। अगला देखेंगे 316 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? पहला है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, JBS हॉल्डेन, स्टेनिल एल्मीरर, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 318 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल T स्मॉल t WW जिन प्रारूप वाले निम्नलिखित युग्मक का प्रतिशत कितना होता है? 50%, 37.5%, 25%, 75%। तो ये क्या होता है, 25% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला बोल रहा है, कह रहा है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? 1 युग्म मौजूद होते हैं, 3 युग्म मौजूद होते हैं, 2 युग्म मौजूद होते हैं, 4 युग्म मौजूद होते हैं। तो कितने युग्म मौजूद होते हैं? 1 युग्म मौजूद होते हैं। इसका विश्लेषण देखेंगे कि मानव में 22 युग्म अलैंगिक गुणसूत्र और 1 युग्म लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। मनुष्य में समानतः 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र को पाया जाता है। अगला देखेंगे 320 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि मटर के पौधे में मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन और बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है, क्योंकि लंबेपन और जीन का प्रतीक T था जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक T था। मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। कौन पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या 2 जीन हो? तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 321 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी बच्चे वाई गुणसूत्री उनकी माँ के वंशागत होते हैं। कुछ प्राणी जैसे पौधे घोंघे जीवन में अपना लिंग प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते। लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं।
तो सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी माँ के वंशागत के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 322 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है क्या यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। हाँ, यक्ष युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं। हाँ, वायु युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं। नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्त 323 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मातृ और पितृ दोनों गुणसूत्रों के द्वारा, मातृ गुणसूत्र के द्वारा, ऑटोसोम के द्वारा, पितृ गुणसूत्र के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो मनुष्य में संतान का लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा होता है। अगला देखेंगे 325 नंबर का क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया था तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे, जबकि उनकी गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया गया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वो झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों को संकरण गोल बीज वाले पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे, झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे, गोल बीज वाले बौने पौधे, गोल बीज वाले लंबे पौधे। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गोल बीज वाले लंबे पौधे। अगला देखेंगे 326 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई इनके बीच क्या अंतर है? इनका आकार में कोई अंतर नहीं होता है। यक्ष गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। वाई गुणसूत्र में यक्ष गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं। वाई गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि यक्ष गुणसूत्र छोटा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यक्ष गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि लक्षणों की वंशागति को निर्धारित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल का सफल होने का एक कारण इनमें से क्या है? वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे। उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं में अपने ज्ञान का उपयोग किया था। उन्होंने संतति की संख्यानात्मक गणना की थी। उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो दोस्त तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे क्या करूँगा, सुधारने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।